Assalamu alaikum. My name is Rashid Ali Malik, and I am a government teacher, also tutor in Allama Iqbal Open University Islamabad. So आज हम जो है IBA PST और GST की जो है सेकंड फेज में टेस्ट हुई थी फरवरी की 25 और 26 तारीख पे। ये उन डिस्ट्रिक्ट्स और उन तालका में हुई थी जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो कैंडिडेट्स जो है वो पास ना हो सके थे। दोबारा से यहाँ पे टेस्टें हुई थी और इन टेस्टों में जो मैथमेटिक के पोर्शन में सवालात आए थे, आज मैं उन सवालात के ऊपर तफसीली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो देख के आप लोगों को एक हेल्प मिलेगी। आप लोग जो आपके अपकमिंग जो टेस्ट होने वाले हैं, चाहे वो IBA में हो, चाहे वो किसी भी जो है टेस्टिंग सर्विस में हो, आप ये वीडियो देख के जो है वो जो है आपके अपकमिंग होने वाले टेस्ट हैं उनमें जो है इस तरह के सवालात किस तरह सॉल्व किए जाते हैं, क्या इनके पीछे ट्रिक्स हैं, इन पे काफ़ी ये वीडियो आपको देख के जो है वो हेल्पफुल जो है होगी। सो चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 and 125 इज डैश, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसी तरह एक लॉगरिथम का दूसरा भी सवाल है, दोनों सेम मतलब टाइप के सवाल हैं जो इन टेस्टों में आए थे। तो देखें, सबसे पहले तो इस तरह के सवाल सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा एक जनरल चीज़ें समझें, उसके बाद हम इसके ऊपर आते हैं। फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक लिखा हुआ है 3 पावर 3। 3 पावर 3 का मकसद होता है 3 × 3 और इसका आंसर होगा 3 3 9 एंड 9 3 27। इसका मतलब ये हुआ कि 3³ जो है वो 27 के बराबर होता है। इसी चीज़ को, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर लॉगरिथम में चेंज करना हो तो लॉगरिथम में कुछ यूं चेंज करते हैं। यहाँ पे जो है वो बेस लिखा जाता है। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस नंबर को बेस कहा जाता है, ठीक है, और इसको जो है वो पावर कहा जाता है, और ये जो है आपका आंसर है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपने बेस लिखना होता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो आंसर लिखना होता है, और यहाँ पे जो है आप लोगों ने पावर लिखना होता है। ये एक जनरल फॉर्मेट है जो आप लोगों ने याद रखना है लॉगरिथम में। सो इसी तरह ये चीज़ 3³ = 27, ये अगर आपने लॉगरिथम फॉर्म में लिखनी हो तो कुछ यूं लिख सकते हैं, लॉग, और यहाँ पे बेस 3 आ जाएगा, और आंसर जो है यहाँ पे आना चाहिए, आंसर जो आपका 27 है, और पावर जो है वो 3 है, वो इधर आ जाएगा। यानी 3³ = 27 जो है वो लॉगरिथम फॉर्म में कुछ यूं हो सकता है, ये याद रखना है। यही चीज, सेम चीज जो है यहाँ पे अप्लाई करनी है। आपके पास ये लिखा हुआ है कि लॉगरिथम जो है वो 5 and 125 जो है वो वाट किसके बराबर होगा। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लें, अगर कोई चीज़ नहीं पता, मतलब नहीं पता, तो यानी उसकी जगह पे आपने x लिखना है। अननोन क्वांटिटी है ना, हमें फाइंड करनी है। सो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करें तो देखें यहाँ पे जो है वो आंसर लिखा जाता है। याद रखें, इजिकल टू, इधर आंसर नहीं बल्कि पावर लिखा जाता है, यानी ये पावर आएगा और ये आंसर है। यानी 125 जो है वो आपका आंसर है, और ये जो है आपका बेस है, और ये जो है आपका पावर है। अब ये चीज़ें कहाँ से सीखनी है, यहाँ से, कि लॉगरिथम के यहाँ पे बेस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 5 है, ये बेस में आ गया, और यहाँ पे जो है राइट साइड पे वो पावर आता है, यानी इसी भी बेस के ऊपर पावर दे दिया, और यहाँ पे जो लिखा जाता है वो आंसर है, वो इधर लिख दिया। अब हमने जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने से पहले इसको जो है फैक्टराइजेशन में तब्दील कर लें। इसके फैक्टर जो हैं वो कुछ यूं आ सकते हैं, 5 × 5 × 5, ठीक है। 125 को जो है वो इसमें चेंज किया तो 5 5 5 आ गया। अच्छा, राइट साइड पे 5 जो है वो 3 टाइम्स है, यानी इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, 5/5 के ऊपर क्यूब भी लिख सकता हूँ। अच्छा, गौर से देखिए, दोनों साइड पे आपका बेस जो है वो सेम है, तो आपकी x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यानी आपका जो आंसर आ गया कि लॉगरिथम जो है वो 5 and 125 का जो है, बेस 5 125 का जो है वो 3 होता है, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो यूं लिख सकते हैं, 5³ = 125। अगर आप इसको आंसर सेम करके देखें, मतलब इसको सिंपलीफाई करके देखें, यही जवाब आएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था ये। इसी तरह का एक और सवाल भी हम सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये इसके ऊपर डिपेंड करती है। पहले ये चीज़ समझनी है आप लोगों ने, वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे तरीके से सीखेगा, उसके बाद इस सवालों को सॉल्व करेंगे। अच्छा, सेम एज इट इज़, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम में कैसे तब्दील किया जाता है। ये बेस होता है, ये पावर होता है, ये आपका आंसर होता है। तो आंसर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे बेस हो जाता है, यहाँ पे पावर होता है। तो सेम एज इट इज़ कि ये यहाँ पे लॉगरिथम
16 √2 आपका बराबर क्या है पता नहीं है, उसकी जगह पे आपने x लिख लिया। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आपने तब्दील करना हो तो ये आपका बेस होता है 16, ठीक है, और ये पावर यानी x के ऊपर पावर 16 के ऊपर x आ जाएगा, और ये जो है √2 आपका आंसर इधर आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दोनों जो है आपके जो है बेस जो है वो सेम होने चाहिए। x की वैल्यू बिल्कुल आसान हो जाएगी। फर्ज करते हैं आपके पास आता है 2 पावर x और इधर आता है 2 पावर 10। देखिए बेस सेम है तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, बिल्कुल आसान है। लेकिन अगर यहाँ पे 4 पावर x हो, यहाँ पे 2 पावर 1 हो, तो x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि दोनों साइड पे बेस मुख्तलिफ हैं। इसी तरह यहाँ पे आपने कुछ ऐसा करना है कि ये 16 है, ये √2 है, आपने पाव मतलब बेस जो है वो सेम करना है दोनों साइड। तो सबसे पहले तो आप इसको जो है दोनों साइड पे अगर आप स्क्वायर ले लें ताकि इसका √2 से आप आज़ाद हो जाएं, तो आप इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा, √2 खत्म हो जाएगा, स्क्वायर आ गया। इस साइड जो है पावर के ऊपर पावर है तो आपके पास आ जाएगा 16, उसके साथ पावर के ऊपर पावर आ जाता है तो दोनों ज़रब हो जाते हैं, 16 पावर 2x। अच्छा 16 को जो है अगर आप तोड़ के लिखें उसमें फैक्टर्स में तो 2 × 2 × 2, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी 16 को जो है हम यूं भी लिख सकते हैं और राइट साइड पर 2 आ जाएगा। गौर से देखिए 2 जो है वो 4 टाइम्स है, यानी 2 को जो है हम यूं भी लिख सकते हैं 2 पावर 4, उसके ऊपर पावर जो है वो 2x है, एंड राइट साइड पे आपके पास आ गया 2। अच्छा पावर के ऊपर जब पावर आ जाता है तो पावर पावर के साथ ज़रब होता है, इसको पावर ला कहते हैं। तो आपके पास हो जाएगा 2 पावर एंड 4 2 8x इज इक्वल टू 2 पावर, ठीक है, 2s राइट साइड पर 2 है। अच्छा 2, अब आप देखें बेस आपका सेम है तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी सेम, मतलब इस साइड भी x की वैल्यू आ जाएगा। इसके ऊपर कुछ नहीं है, किसी भी बेस के ऊपर कुछ ना होना माना उसके ऊपर पावर 1 होता है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। हम छोटी क्लासेस में ये सीख के आ चुके हैं, 6 7 8 में भी आप पढ़ के आ चुके होंगे कि किसी बेस के ऊपर कुछ ना हो माना 1 के बराबर होता है। तो आगे चलते हैं, मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बेस सेम है तो ये आपका 8x जो है वो 1 के बराबर होगा। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, देन 8 जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा। आपकी x की फाइनल वैल्यू जो है वो 1/8 आ जाएगी। तो आगे चलते हैं, इस तरह के मजीद कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ x इन x/x+2 इज इक्वल टू 4/5। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सिंप्लीफिकेशन है लीनियर इक्वेशन की में जो है इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है सवाल है। तो इसमें हम जो है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये 5 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x+2 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 5x, राइट साइड पे 4 जो है वो अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में जो है आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 जो है राइट साइड पे x और 2 के साथ दोनों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जवाब आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 4x + 8। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने x एक साइड लिख लेना है, ये 5x इस साइड ही हो, 4x को जो है वो लेफ्ट पर लेके आएंगे तो 5x - 4x हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट पे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, राइट पे प्लस का है, लेफ्ट पे आके माइनस का हो जाएगा। 8 इधर ही हो। नेक्स्ट 5x में से 4x माइनस कर दें, x आ जाएगा और जवाब आ जाएगा आपका 8, यानी x की वैल्यू जो है वो 8 आ गई। बिल्कुल आसान सवाल था। नेक्स्ट हमारे पास एक सवाल है जो कि फ्रैक्शन के टॉपिक में से लिया गया है। 1/3 + 1/2 + 1/6 जो है वो किसके बराबर होता है। तो सिंपली आपने 3, 2 एंड 6 की जो है वो आपने एलसीएम लेना है, और इन सब का तीनों का जो एलसीएम है वो 6 ही होगा, बल्कि आप रफ वर्क में निकाल के दे सकते हैं 6 ही होगा। 3 का टेबल 6 के ऊपर जो है वो 2 टाइम्स, तो 2 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 ही जवाब आ जाएगा। 2 का टेबल 6 के ऊपर 3 टाइम्स, 3 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही जवाब आ जाएगा। 6 का टेबल 6 के ऊपर 1 टाइम 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 1 ही आ जाएगा। मजीद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6/6, 6 में कट जाएगा, आपके पास जवाब आ जाएगा 1। सो आगे चलते हैं, कुछ इसी तरह के मजीद जो है वो सवालात जो है हम सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 8 इज इन द फॉलोइंग लिस्ट इज डैश। नीचे एक लिस्ट दी गई थी, उसमें से जो है ना 6 और 8 की जो है वो आपने स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम एलसीएम भी कह सकते हैं, यानी हमने एलसीएम फाइंड करनी है सिंपली 6 और 8 की। अच्छा, एलसीएम फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यूनिवर्सल और आसान मेथड ये है कि आपने 6 और 8 को साथ मिला के लिख लेना है और टेबल लगाना शुरू करना है। 2 का टेबल इसके ऊपर 3 दफ़ा लग रहा है, इसके ऊपर 4 दफ़ा। 2 का टेबल 3 पे नहीं लग रहा है, इसको सेम लिखेंगे 2 दफ़ा। 2 का टेबल फिर इसके ऊपर नहीं लग रहा है, इसके ऊपर 1 दफ़ा। 3 का टेबल 1 दफ़ा। ठीक है, तो आपके पास जब 1 1 आ जाए छोड़ देना है, बाकी जो फैक्टर्स निकल गए तो 6 और 8 का जो हमने एलसीएम निकालना है, इसका तरीक़ेकार ये है कि ये सारे फैक्टर्स जो है वो आपने यूँ लिखने हैं लाइन में, 2 2 2 एंड 3 मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 3 24। अब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे ये सवाल के आंसर में जो है ऑप्शन में 24 था ही नहीं, 48 था, एंड जो है वो बी ऑप्शन में 36 था, सी ऑप्शन में जो है वो आपके पास यहाँ पे 46 इसी तरह का था, और डी ऑप्शन में कुछ आपके पास 96 था। तो याद रहे एलसीएम कुछ ऐसा होता है, छोटे से छोटा नंबर जिसको यहाँ पे 2 नंबर से तो दोनों तकसीम करें। ठीक है, तब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 24 आंसर आना चाहिए था, 24 यहाँ पे मौजूद नहीं है और नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। तो फिर आपने क्या करना है, इनमें से छोटे में छोटा नंबर देखें जिसको 6 और 8 तकसीम करे। 36 है, लेकिन 36 को 6 तकसीम करता है, 8 नहीं करता, यानी ये नहीं है। 36 मतलब 8 और 6 जो है इसको तकसीम दोनों ही नहीं करते, इसको दोनों तकसीम करते हैं लेकिन ये बड़ा है, इसको भी दोनों तकसीम करते हैं लेकिन ये छोटा है। इनमें से, तो इनमें से जो है वो 48 एलसीएम होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो परेशान हो जाते हैं कि एलसीएम जो है वो 24 है और यहाँ पे 24 है ही नहीं। तो नो टेंशन, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एलसीएम की पहले मतलब डेफिनेशन समझें कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल उसे कहते हैं छोटे से छोटा नंबर जिसको यहाँ पे गिवन 2 नंबर से दोनों तकसीम करें। यहाँ पे 3 नंबर होते तो तीनों उसको तकसीम करते। तो यहाँ पे जो गिवन है वो 48 है, जिसको 6 भी तकसीम करता है और जिसको 8 भी तकसीम करता है। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट सवाल है 60% ऑफ 40 का जो है वो 60% 60% निकालना है। 60% यानी जब भी परसेंटेज को हम खत्म करते हैं इसकी निशानी को तो डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं, पर ऑफ का मतलब होता है रियाजी में मल्टीप्लाई, और ये 40 लिख लिया। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 में कट जाएगा, ये 0 इस 0 में कट जाएगा, 6 को 4 से ज़रब कर दें आपके पास आंसर आ जाएगा 24। तो ये हो गया 40 का 60%। मजीद कुछ इस तरह के सवालात जो है वो और सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी, x/2 + x/3 + x/6 इजिकल टू जो है वो 10 है। तो बताएं x की वैल्यू इसमें क्या होगी। तो देखिए 2 3 और 6 का जो है आप एलसीएम जब निकाल लेंगे तो आपके पास 6 आएगा। 2 का टेबल 6 के ऊपर 3 टाइम 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x प्लस 3 जो है वो 6 के साथ 2 टाइम्स और 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 6 का टेबल 6 के ऊपर 1 टाइम और x के साथ आ जाएगा इजिकल टू 10। ऊपर ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 6x, नीचे आ जाएगा 6 इजिकल टू 10। यहाँ पे 6 जो है वो इस 6 के ऊपर लग जाएगा, देन आपकी x की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। बहुत आसान सवाल था। आगे चलते हैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ। एक और सवाल है हमारे पास, 3 पावर 0 + 3 पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 पावर 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो याद रहे कि जिसके ऊपर भी पावर 0 आता है वो 1 के बराबर होता है। याद रहे ये 3 पावर 0 1, x पावर 0 आ जाए 1, y पावर 0 आ जाए 1, 1000 पावर 0 आ जाए 1, यानी जिसके ऊपर भी पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है। ये एक खासियत है, आप लोगों ने याद रखनी है। तो इसी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हमारा 1 आएगा, प्लस 3 पावर 1 है यानी 3 रहेगा, इंटू 3 के पावर स्क्वायर है यानी 3 3 9 हो जाएगा, माइनस ये 3 पावर 0 बना 1, नीचे आ गया 3, ये 1 प्लस का है, ये 1 माइनस का, कट गया आपस में। अच्छा, अब हमारे पास क्या बचा, 9 3 आपके पास हो जाएगा 27/3। 3 का टेबल जो है वो 27 के ऊपर 9 टाइम्स, फाइनल आंसर जो है आपके पास 9 आ गया। तो
तो ये जो है सिंप्लीफिकेशन थी और इसमें एक्सपोनेंट्स जो है वो इन्वॉल्व थे। आसान सवाल था, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आगे चलते हैं, हमारे पास एक और बेहतरीन सवाल है। इसमें लिखा हुआ है कि x की वैल्यू जो है वो फाइंड करें 5 पावर x प्लस 2 माइनस 5 पावर x इज इक्वल टू 600। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, गौर से देखिएगा। इस सवाल के सॉल्यूशन में पहला स्टेप है कि आपने 5 पावर जो है वो x कॉमन ले लेना है। 5 पावर x जब हम निकाल लेंगे कॉमन, तो इस वाले टर्म में आपके पास 5 स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे 5x का 5x बाहर निकल गया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और राइट साइड के ऊपर आपके पास 600 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको जब हम मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास 5x ही रहेगा, और ये 5 स्क्वायर यानी 25, ठीक है। 25 में से -1 कर दें तो आपके पास आ जाएगा 5 पावर x इंटू 24। अच्छा, राइट साइड पे 600 आ रहा है, वो आपने देते चलना है। अच्छा, आगे आपने क्या करना है, 600 को जो है आपने फैक्टराइजेशन करना है, इसको तोड़ना है। याद रहे कि यहाँ पे हमने बेस 5 किया हुआ है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस साइड भी कोई ऐसा काम करें कि हमारे पास बेस 5 आ जाए, यानी 5 में लेके आना है ना। तो यहाँ पे हम इसको जो है 5 का टेबल लगाते हैं, ताकि हमारा 5 में जो है ना इसका जवाब आए। तो 5 का टेबल जब हम इसके पे लगाएंगे तो आपका जवाब आएगा 120। फिर 5 का टेबल लगाएंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 24। अच्छा, फिर आपके पास यहाँ पे दूसरा बेस आपके पास 24 है, तो यहाँ पे हमने दूसरा टेबल ही नहीं लगाना है, 24 का 1 टाइम। यानी अगर इसको तोड़ के लिखें तो आपके पास कुछ आंसर यूँ आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 24। अच्छा, याद रहे 5 इंटू 5 को जो है हम यूँ 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इधर 24 राइट पे, और लेफ्ट पे आपके पास आ रहा है 5 पावर x इंटू 24। गौर से देखिए, अब ये बिल्कुल यहाँ से दोबारा से लिख रहा हूँ 24 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 24। गौर से देखिए, ये भी 24 है, ये भी 24 है, यानी इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। इस साइड जो है वो बेस आपका 5 है, इस साइड आपका बेस 5 है। देन x की वैल्यू सीधी सीधी आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इस तरह का सवाल जो है देखिए किस तरह सॉल्व किया। ये ज़रा सा ट्रिकी सवाल था, और आम दूसरे सवालात से जो है ये सवाल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की जानिब। आपके पास सवाल है 5 फैक्टोरियल प्लस 1 अंडर रूट भी है, जो इसको जो है बताएं कि इसके आंसर क्या होगा। याद रहे कि फैक्टोरियल जब भी हम फाइंड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 5 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। यानी फैक्टोरियल जब भी आ जाए तो उसको पीछे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाना है नंबर को, और आपस में ज़रब करते जाना है। तो 5 फैक्टोरियल का असल में आंसर क्या आएगा, इसको हम फाइंड करते हैं। 5 4 आपके पास आ जाएगा 20, 20 को 3 से करें तो आपके पास आ जाएगा 60, 60 को 2 से करें तो आपके पास आ जाएगा 120। तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 120, ठीक है, और प्लस 1। 120 के अंदर 1 ऐड कर दें तो 121, और 121 का जो आपका स्क्वायर रूट आता है वो 11 आता है। याद रहे ये स्क्वायर रूट जो है वो आप 20 तक अगर याद रख लेंगे, जैसे ये 11 का है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 275। इस तरह ये चार्ट अगर आपको 20 तक याद होगा तो ये सवाल फिंगर टिप्स पे आप सवाल कर लेंगे। जैसे मैंने 121 का 11 निकाल लिया, बहुत ही आसान था। तो इस तरह अगर आपको ना समझ में आया कि 121 का क्या है, तो इसका मैनुअल मेथड भी है, आप यूँ निकाल लेंगे, और एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको 121 का जो है वो 11 याद है तो बिल्कुल आसान आप लोगों के लिए सवाल हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम मज़ीद इस तरह के कुछ सवालात जो है वो और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास अंडर रूट 200 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 4 ओवर 16, लेकिन अंडर रूट में है। अच्छा, ऊपर अंडर रूट में जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। देखें यहाँ पे सबसे पहले तो ना मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। याद रहे जब भी ज़्यादा निशानी आ जाए तो सबसे पहले जो है डिवीजन सिंप्लीफाई की जाती है। यहाँ पे डिवीजन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में आपके पास ये हो जाएगा 200 प्लस ये हो जाएगा 60 माइनस 4 ओवर 16। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 260, ठीक है।
260 में से जो है वो आप 4 माइनस कर दें तो आपके पास हो जाएगा 256, 256 अंडर रूट ओवर 16। अब याद रहे कि 256 का 256 का जो अंडर रूट होता है वो 16 होता है। तो यहाँ से अंडर रूट इसका ख़त्म करेंगे तो 16 आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में भी 16 है। 16 का टेबल 16 के ऊपर 1 टाइम लग जाएगा, यानी इस पूरे सवाल का जवाब जो है वो 1 आ गया। आगे चलते हैं, मज़ीद इस तरह का एक और सवाल जो है हम सॉल्व करते हैं, और ये भी एक्सपोनेंट्स की जो है सिंप्लीफिकेशन की तरफ है कि इसको जो है सिंप्लीफाई करें तो जवाब क्या आएगा। तो आगे देखते हैं इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व होते हैं। तो पहला आपका स्टेप ये है कि आपने जो है यहाँ पे 4 है बेस और यहाँ पे 16 है। आपने कुछ यूँ करना है कि आपका जो बेस है वो सेम हो जाए। ये 16 को जो है वो मैं 2 हिस्सों में तोड़ के लिखूँ, 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ 0.07। अच्छा, 4 इंटू 4 जो है इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर, उसके ऊपर पावर 0.07 है, और ये 4 के ऊपर पावर 0.36 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, पावर के ऊपर जब पावर आ जाता है तो इसके ऊपर पावर ला यूज़ होता है, और पावर ला क्या कहता है कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर पावर के साथ ज़रब हो जाता है। तो यहाँ पे जवाब आ जाएगा आपके पास 4 पावर 0.36 इंटू 4 के ऊपर पावर ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.14। ठीक है। अच्छा, अब आप मज़ीद इसको देखें, आपके पास एक इस तरह जब आपके पास बेस सेम हो जाएं तो पावर ऐड कर दिए जाते हैं, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ला। और प्रोडक्ट ला का एक जनरल फार्मूला है a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। इसका मकसद ये है कि 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाए, बेस सेम है और ये भी बेस सेम है। देखिए दो बेस सेम है, पावर आपके ऐड हो जाएंगे, 2 पावर 5 आ जाएगा आंसर। इसी तरह ये 4 है, ये 4 है, बीच में ज़रब है, यानी पावर ला यूज़ करते हुए आपने आंसर निकालना है 4 के ऊपर पावर 0.36 प्लस 0.14। अच्छा, जैसे ही ये दोनों ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे तो 4 के ऊपर पावर आ जाएगा 0.5। अच्छा, 4 के ऊपर पावर 0.5 का मकसद ये है कि 4 के ऊपर पावर 1/2। ठीक है, सेम ही बात है। अच्छा, 4 को अगर 2 हिस्सों में तोड़ के लिखें तो 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, और उसके ऊपर पावर 1/2 है। अच्छा, मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 2 इंटू 2 को जो है हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और उसके ऊपर पावर 1/2 है। अच्छा, पावर पावर के ऊपर आ जाए तो पावर पावर के साथ ज़रब होता है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, ये आपस में कट गए, तो इसका फाइनल जो आंसर है वो आपके पास 2 आ गया। यानी ये जो सवाल था इसका फाइनल आंसर हमारे पास 2 आ गया। तो देखें ये एक्सपोनेंट्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व हुए, और एक्सपोनेंट्स को जो है सॉल्व करते करते हमारे पास फाइनल आंसर 2 आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, कुछ सवालात और हैं हमारे पास। एंड नेक्स्ट सवाल में लिखा हुआ है, सानिया हैज़ 196 marbles that she is using to make a square formation. The number of marbles should be in each row is dash. अब भाई सानिया के पास जो है ना 196 मार्बल हैं। अगर वो मार्बल्स यानी कि ये मार्बल हैं, फॉर एग्जाम्पल 196 मार्बल हैं, वो ये कह रहा है कि वो मार्बल जो है वो एक स्क्वायर फॉर्मेशन उसको कहते हैं जिसकी लेंथ और विड्थ बराबर हो। यानी कि ये 196 मार्बल को किस तरह फिक्स करे कि इसकी फॉर्मेशन कुछ यूँ बने कि यूँ भी 3 है, यूँ भी 3 होनी चाहिए, ये यूँ 3 है, यूँ 4 हैं, तो इसको हम स्क्वायर फॉर्मेशन कुछ यूँ करते हैं कि ऐसा कोई फॉर्मेशन बनाएं कि जिसमें लेंथ और विड्थ या रोज और कॉलम्स आपकी बराबर हों। ठीक है, इसी तरह ये सवाल आपका स्क्वायर रूट के टॉपिक से लिया गया है, यानी कि 196 का आप लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपकी जो मार्बल्स हैं वो स्क्वायर फॉर्म में लगेंगी। स्क्वायर फॉर्म उसको कहते हैं जिसकी लेंथ और विड्थ बराबर हो या रोज और कॉलम आपकी बराबर हो, तो उसको जो है स्क्वायर फॉर्म में मतलब फॉर्मेशन में आप कह सकते हैं। ठीक है, 196 का आपने स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है, और 196 का स्क्वायर रूट बहुत आसान है, और वो आपका है 14। अब ये तो मुझे शॉर्टकट में याद था, अगर आपको नहीं याद तो आपने 196 के लेने हैं फैक्टर्स। 2 का टेबल जो है वो आपका यहाँ पे 98 टाइम लग जाएगा, फिर 2 का टेबल जो है वो इसके ऊपर 49 टाइम लग जाएगा, 7 का टेबल 7 टाइम, एंड अगेन 7 का टेबल 1 टाइम। तो 196 के जो
फैक्टर्स हुए 2 × 2 × 7 × 7। तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से एक 7 बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा एंड 7 2s आपके पास हो जाएगा 14। तो देखिए मैनुअल आपको सॉल्व भी करके दिखाया और आपको ऐसे भी जवाब निकाल के दिखाया, आपका जवाब आ गया। उसके बाद हम आते हैं एक और सवाल की जानिब। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40। दो नंबर्स का जो सम है, जोड़ है, एडिशन है, वो 40 है। वन ऑफ द नंबर इज एक्सीड्स द अदर बाय 12। एक नंबर जो है वो दूसरे से 12 बड़ा है, तो बताइए कि नंबर्स जो हैं वो कौन से हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमें दो नंबर्स का कह दिया कि सम 40 है, ना एक नंबर का पता ना दूसरे का पता, लेकिन हमें यह बता दिया गया कि एक नंबर दूसरे से 12 बड़ा है। फर्ज करते हैं कि एक नंबर जो है वो x है, तो सेकंड नंबर जो है वो आपका इससे 12 बड़ा होगा। ठीक है, देखें x है तो दूसरा x + 12 हो जाएगा। अब आपने मजीद जब आपने ये देखना है कि कंडीशन दी गई कि सम है दो नंबर्स का 40, यानी x + x + 12 जो है वो 40 के बराबर है। ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है। ठीक है, ये सब चीज़ें इधर गिवन है, इन्हीं से मैंने ये चीज़ें निकाली हैं। x को x में ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2x। ये 12 को राइट साइड पे ले जाएं तो 40 में से ये 12 माइनस हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे एडिशन में है, ऐड में है, तो राइट पे जाके ये सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। आगे चलते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2x आपके पास और ये 40 में से 12 माइनस कर दें तो 28 आ जाएगा। देन x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 2 राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 का टेबल 28 के ऊपर 14 टाइम, यानी जो नंबर है एक वो 14 है। तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर इससे बड़ा है, यानी 14 में जो है वो 12 ऐड कर दें तो 26 होगा। अच्छा, आपके पास सवाल का जो जवाब था वो ये था कि नंबर जो है वो एक 14 है और दूसरा 26 है। अच्छा, अब आप इसको कंडीशन को पहले वेरीफाई करें। आंसर इतना आ चुका है, लेकिन मैं आपको वेरीफाई करने का तरीका बता रहा हूँ कि इसको वेरीफाई करें। और वेरीफाई आप कैसे कर सकते हैं, देखें कह रहा है कि दो नंबर्स का एडिशन जो है ना वो 40 के बराबर है। दोनों नंबर को एडिशन करके देखें, 12 14, ठीक है, +26 ऐड करें तो ये 40 हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी कंडीशन याद रखनी है कि पहले नंबर से दूसरा नंबर जो है वो 12 बड़ा है, और 12 वाकई बड़ा है। 14 में 12 ऐड कर दें तो 26 हो रहा है। तो ये सवाल जो है कुछ यूं सॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो है दो सवालात और हैं, और आज की वीडियो के ये आखिरी दो सवालात हैं। इनको सॉल्व करते हैं कि इनकी जो है सॉल्यूशन कैसे होगा। तो नेक्स्ट सवाल में हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ tan² 45 डिग्री + cot² 45 डिग्री इज डैश। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्री से एक सवाल लिया गया है, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो क्वांटिटीज़ अगर आपको याद हों, ना याद हैं तो आप ये सिर्फ यहाँ पे बता दो, जो सवाल में है वो याद रख लें। tan 45 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होती है, और इसी तरह cot 45 डिग्री जो है वो भी 1 के बराबर होती है। इसी तरह साइन, कोसाइन और इनकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पे आपने जो सवाल में गिवन है वो याद रखनी है कि cot 45 1 एंड साइन 45 tan 45 जो है वो 1 के बराबर हैं, ये याद रखनी है। और ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है, और यहाँ पे tan² 45 है, यानी 1 का आप स्क्वायर कर दें, प्लस इसी तरह cot² 45 है तो आप 1 का जो है वो स्क्वायर कर दें। अच्छा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा। 1 को 1 में ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है और इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आते ही जहन में ये आता है कि ये डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आसान सवाल आते हैं। वन पेपर MCQs में इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते, या ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से सवाल आ जाते हैं, जिस तरह sin² थीटा + cos² थीटा जो है वो 1 के बराबर है। इसी तरह sec² थीटा = 1 + tan² थीटा। इस तरह के जो है 2-3 आइडेंटिटीज़ हैं, वो याद रखनी होती हैं। ये आइडेंटिटीज़ MCQs के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चले हम अपने आज की वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ आते हैं, और आखिरी सवाल में लिखा हुआ है 4 के पावर 0.2 × 16 पावर 0.15। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो बेस सेम करें ना। इस 16 को जो है हम 4² लिख सकते हैं, उसके ऊपर पावर 0.15 लिखा हुआ है, और लेफ्ट पे 4 पावर 0.2। गौर से देखिए, मैंने सिर्फ इस स्टेप में 16 को जो है वो 4² में लिखा है।
अब याद रहे कि पावर के ऊपर जब पावर आता है तो इधर पावर लॉ यूज होता है, और पावर लॉ कहता है कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर पावर से ज़रब होता है। तो ये 2 और 0.15 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 4 के ऊपर पावर आ जाएगा 0.3, ठीक है, या 30 भी कर देंगे, 0 हट जाएगा फिर भी। लेफ्ट पे 0.42 आपके पास, 4 पर पावर 0.2, ठीक है। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करके आ चुके हैं कि जब बेस सेम हो और ज़रब की निशानी हो तो प्रोडक्ट लॉ यूज होता है, यानी पावर पावर के साथ ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 0.2 में प्लस 0.3 ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 पावर 0.5। अच्छा, 4 पावर 0.5 का मकसद ये है कि 4 के ऊपर पावर 1/2। अच्छा, 4 के ऊपर पावर 1/2 का मकसद ये है कि 4 का अंडर रूट। याद रहे कि अंडर रूट का मकसद होता है कि किसी के ऊपर पावर 1/2 देना। इस 1/2 को हटाऊं तो 4 का अंडर रूट है, और 4 का अंडर रूट जो है वो 2 होता है। अच्छा, ये सेम सवाल था लेकिन उसके अंदर पावर चेंज थे, उधर भी जवाब 2 आया था, इधर भी जवाब 2 आया है, लेकिन वहाँ पे मैंने ज़रा सा चेंज करके करवाया था, यहाँ पे मैंने ज़रा सा चेंज करवाया। याद रहे कि 0.5 से आगे कहानी चेंज होती है। इस स्टेप को मैं रिपीट कर देता हूँ। 0.5 का मकसद होता है 1/2। 1/2 को अगर हम छोड़ दें, हटा दें, तो उसकी जगह पे हम अंडर रूट भी दे सकते हैं, और 4 का अंडर रूट हमें पता है कि 2 होता है। इसी तरह अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना चाहते हैं तो 4 का जो है वो उसको हम 4 को 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और उसके ऊपर पावर 1/2 है। यहाँ से 2 में कट जाएगा, जवाब आपका फिर भी 2 ही आ जाएगा। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कर सकते हैं, आप इसको स्क्वायर रूट वाले फॉर्म में भी ला के कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने डिफरेंट जो सवालात आए हुए थे IBA PSTs एंड JSTs सेकंड फेज में जो टेस्ट हुई थी। आई होप सो कि ये वीडियो देख के आप लोगों को आपके अपकमिंग एग्जाम्स में जो है वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक्स और नए सवालात के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।